आइए, ये होमवर्क किए हैं साक्षी? नहीं किए? अच्छा, ये होमवर्क किए हैं? नहीं किए? चलो अच्छा, ठीक है। कब मिला था? देखिए मेरे ख्याल से 20% आना चाहिए, 25%। एक तो था मिला, तो ऋषि होमवर्क लाया, बोला था होमवर्क। देखिए आइए, गुड मॉर्निंग। देखिए ये ओपनिंग स्टॉक है 45,000, परचेज का अमाउंट है 3 लाख रुपए, सेल्स का अमाउंट है 3,73,000 और पुअर सेलिंग गुड्स वर्थ रुपीज कितना आपका 5,000 were written off while value stock on 31st December। ओरिजिनल कॉस्ट उसका 8,000 रुपया था, तो 5,000 रिटर्न ऑफ कर लिए ना, तो 3,000 रुपया लिए हैं। वाह, खुद से किया होगा तब तो ठीक है। खुद से किए। हाँ, अरे हम ऐसे ही बोलते हैं, आप क्यों चाप रहे हैं? ठीक है, ये 65,000, ये कितना निकला? 93। ठीक है, आंसर निकला 24.9%। 93 बोले थे कोई क्या? ठीक है, 93%, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद नीचे देखिए, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, एक टोटल है 1,80,000 का। उसमें से एबनॉर्मल सेल कितने का है? एबनॉर्मल सेल्स बोला है आपका पोर्शन ऑफ दी स्टॉक जिसका कॉस्ट था 4,000, वे सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 1,000, तो 1,000 रुपए के लॉस में बेचे हैं 3,000। 1 लाख कितना? 77। ठीक है, जीपी कितना निकलेगा? 44,073 44,126 अच्छा, वो एक और जब 7 जब भी लिखिएगा ना 7, तो 7 लिखिए, पेट काट देता तब 7 होगा। ये 7 थोड़ी ना होता है, आप पेट नहीं काटेगा 7 ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे टेढ़ा होता है। आप कंप्यूटर रोमन जहाँ पे लिखा हो वर्ड चेक कर लीजिएगा, इंडियन में ऐसे लिखते हैं 7 सीधा। ठीक है, इंडिया में 4 ऐसे लिखते हैं, ऐसे 4 लिखते हैं ना, अब वास्तव में 4 ऐसे। ठीक, आपको जो इच्छा करिए। आइए, बहुत बढ़िया, चलिए। तो नोट्स भी पढ़ के आए होंगे आप लोग, लॉस ऑफ प्रॉफिट का नोट भी पढ़ के आए होंगे। आज वो सम्स करेंगे, क्या पढ़े? नोटिस पढ़े? आइए, बच्चे लोग बोल रहे हैं कि एकदम एक सिंपल सम्स करवाइए। क्वेश्चन 29 ये पास करिए, इतना पास करिए ना। क्वेश्चन नंबर 29, आइए। नोट्स याद किए हैं? देखिए, आइए एक बार हम लोग अच्छे तरह से फिर समझेंगे एक एक बात। ठीक है, और जो बच्चे लोग नोट्स याद लेके आए होंगे ना, उनका क्लास में सारा बात क्लियर हो जाएगा। उनका होमवर्क करिएगा तो चैंपियन बन जाइएगा। आइए, हम एक सिंपल सा सम्स करवाएंगे आपको, हम बहुत अच्छा सम्स। जो सिंपल सम्स होता है ना, वो एग्जाम में पूछने का ज्यादा चांस आता है। तो मास्टर सम्स क्या होता है? मास्टर सम्स ही सिंपल सम वाला जो एग्जाम में आता है। और जो एसएमएस जिसको बोलते हैं ना, वो जो पेपर स्टैंडर्ड पूछता है, ठीक है, या मान लीजिए ऐसा होता है ना कि पेपर में सारा सम्स ठीक ठाक था, एक सम स्टैंडर्ड था, वही एसएमएस है, वही एसएमएस है। आइए, थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, क्योंकि ना जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, अकाउंट्स का लेवल थोड़ा डिफरेंट होता जाएगा।
होमवर्क दोनों होमवर्क कॉपी लेके आ जाएगा, से इसके से इंटर करेगा। होमवर्क देखो 26 नंबर मोए कॉपी लेके आ, सुजल कॉपी लेके 26 नंबर वो वाला याद करके आना था सारा जो लिखवाया है। हम कॉपी खोले थे सर। अच्छा उसमें ये बात लिखे थे। हाँ सर, रटो और मिलो सर। ठीक है, स्टेप 3 सुना। एक मिनट तो आप फिर 1 मिनट क्या सर, देख के ना सर, वो याद करेंगे सर। तो देख के वो बताइए, ये लिखे हैं आई Bright Limited has a loss of profit insurance policy of 1,60,000। चलिए आप ही का बात 12,60,000। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते ना थोड़ा लग रहा आँख कमजोर हो गया, समझे ना। इधर स्क्रीन देखिए, इधर स्क्रीन देखिए, चश्मा लाना पड़ेगा। The period of indemnity is 3 months. Period of indemnity is 3 months. Fire occurred on 31st March 02. The following information is given. देखिए नीचे देखिएगा ना, सिर्फ ये डेट पे डेट लिखा, देखिए। यदि आपको लगेगा ना कि ये क्वेश्चन से हम कुछ समझेंगे, तो ये सब गलती मत करिए, ठीक है। आप क्वेश्चन से मत समझिए, कभी भी क्वेश्चन से सम्स नहीं बनेगा। इस सम्स का क्या हम लोग के पास कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, क्लेम पीरियड। क्लेम पीरियड में क्वेश्चन क्या बोला है, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट जो क्लास डिस्कस किए क्या बोला है, कैसे निकालते हैं। इंडेमनिटी पीरियड दो क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 मंथ्स। एंड दूसरा चाहिए डिसलोकेशन पीरियड। अब खोजिए डिसलोकेशन पीरियड, खोजिए मिला। अच्छा आइए कॉफी में 60,000 पीरियड कैसे रुपीज में हो सकता है वेदांत। आई कैलकुलेशन फॉर क्लेम पीरियड। क्लेम पीरियड will be load of number 1 indemnity पीरियड। बताइए क्वेश्चन कितना है, 3 मंथ्स। एंड नंबर 2 सेकेंड हम लोग को चाहिए डिसलोकेशन पीरियड। कहाँ मिला आपको 3 मंथ्स, बताइए साक्षी कहाँ देखे हैं 3 मंथ्स सवाल में। बिना मतलब कमेंट मत पास करिएगा। नहीं डिसलोकेशन बोल के लिखिएगा ना बेटा, ऐसे कैसे लिखिएगा, ऐसे कुछ भी हम कैसे समझ जाएंगे। डिसलोकेशन लिखा होना चाहिए, लिखा है क्या बोलिए, नहीं लिखा है, नहीं मिला ना। इसका नाम होगा ना मतलब नॉट अवेलेबल, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसका मतलब क्लेम पीरियड क्या होगा, क्लेम पीरियड इक्वल्स टू 3 मंथ ही होगा। ब्रैकेट में लिख सकते हैं एज्यूमिंग इंडेमनिटी पीरियड इज लोअर देन डिसलोकेशन पीरियड। तो नहीं लिखिएगा, करिए बहुत लंबा कैलकुलेशन करिए। साइलेंट कर, अभी बहुत लंबा खेला है। सर वो फर्स्ट लाइन में क्या लिखे, क्लेम पीरियड।
क्लेम पीरियड विल बी लोअर ऑफ, लिख लिया क्या? अच्छा, हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट क्या चाहिए हम लोग को बताइए तो? कैलकुलेशन फॉर अग्रीड जीपी रेट्स, कैलकुलेशन फॉर अग्रीड जीपी रेट्स। पहुंचे सब बच्चे यहाँ तक? तो फॉर्मूला हम लोग क्या है? जीपी रेट ऑफ लास्ट ईयर, जीपी रेट ऑफ लास्ट ईयर। फॉर्मूला याद है क्या? फॉर्मूला एनपी प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ इंश्योर्ड। अच्छा ठीक है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाय turnover of last year into 100, turnover of last year into 100, NP plus insured standing charges। क्वेश्चन आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, क्वेश्चन फॉलो करिए। मैथ में देखिए NP कितना है, मैथ में NP देखिए, मिला आप लोग को कितना? NP 3 लाख मिला। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज ऐसे इंग्लिश बोल के लिखा होगा, खोजिए। नहीं लिखा होगा तो सिर्फ स्टैंडिंग चार्ज लिखा होगा, खोजिए। लिखा हुआ है 9 लाख, ठीक है। बाई टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर, खोजिए। लास्ट ईयर का मतलब पिछले साल का, पिछले साल मतलब 2001 है, ये 2002 में आग लगा ना। पिछला साल कौन सा ईयर है? 2001 है। खोजो, सेल्स होगा 2001 का 10,80,000। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग? पिछले साल का सेल, पिछले साल मतलब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 01 का एक सेल्स होगा, है? कितना सेल्स है? 42 लाख मिला इंटू 100। सॉल्व करिए इसको सर 26.25 मिला था। कितना? 30%। जब भी उल्टा सीधा परसेंटेज आए दोबारा कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। दोबारा कैलकुलेशन आपका 26.12%। इस वजह से जब भी आए तो पहला काम करना, कैलकुलेशन दूसरा कर लेना, ठीक है। आपका 99.99% चांस रहेगा जीपी रेट हमेशा 20%, 25%, 30%, 18% ऐसे राउंड फिगर वाला रहेगा, ठीक है। डेसिमल आ सकता है, हम ऐसा नहीं बोले। 0.01 है तो ना आने का संभावना है, लेकिन कम है, ठीक है। अच्छा, अग्रीड जीपी क्या होगा? अग्रीड जीपी कैसे निकालते हैं? इस 30% में अपवर्ड होने से क्या करेंगे? ऐड करेंगे। डाउनवर्ड होने से क्या करेंगे? लेस करेंगे। सम्स का लास्ट लाइन पढ़िए जोर से। Assuming no adjustment has to be made for upward trend in turnover। but टर्नओवर में कोई अपवर्ड नहीं है, और जीपी गार्ड में कुछ बोला ही नहीं है। याद रखना बात, जीपी अलग है, टर्नओवर अलग है। दोनों ऐसा मत करना कि लिखा रहेगा 10% इंक्रीज इन टर्नओवर, यहाँ पर 10% ऐड कर देंगे, तब तो वो काटा हो जाएगा, कट जाएगा। जीप ऐसा लिखा होना चाहिए, जीपी में हिंदी में लिखा रहेगा, जीपी में 2% या 5% इंक्रीमेंट है, तभी ऐड करना, ठीक है। सेल्स जब बोलेगा ना, तो सेल्स के समय देखिए बहुत सारे नोट्स में सेल्स में ऐड किए, ऐड अपवर्ड ट्रेंड, लेस डाउनवर्ड ट्रेंड, वो यूज करेंगे। सबका क्लियर? अच्छा सर एक बार और मतलब जीपी के लिए जब बोले ना, ऐसा बोले जीपी 2% से बढ़ा तभी जीपी में ऐड करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली चाहिए, ठीक है। ये 2 कैलकुलेशन कर लिए। थर्ड कैलकुलेशन क्या है सुजल? पीछे पढ़ देगा सर हमको ज्यादा स्टैंडिंग चार्जेस
मजाक करेगा, अकाउंट एकदम नहीं सीख पाएगा। अकाउंट एकदम, अब पढ़ना है तो ऐसे अलग पढ़ते रहिए, सीखना है तो जैसे हम बोले ऐसे करिए, तभी सीख पाइएगा। ये आप रोज बोलते हैं। आइए, कैलकुलेशन फॉर क्या निकालते हैं हम लोग? शॉर्ट सेल्स एंड जीपी लॉस ना, दोनों एक साथ निकालते हैं। जीपी लॉस, अमाउंट रुपीज का कॉलम, इसमें फॉर्मेट नहीं लगेगा, ऐसे ही कॉलम होगा। कैलकुलेशन फॉर शॉर्ट सेल्स, शॉर्ट सेल्स का, अच्छा जो फर्स्ट पॉइंट में जो निकाले हैं ना, क्लेम पीरियड कितने महीने का था? 3 महीने का। आग कब लगा सुमित, आग कब लगा? देखो 31 मार्च 02 को। अच्छा, इसका मतलब 3 महीना कौन कौन सा होगा? एक होगा अप्रैल, एक होगा मई, एक होगा जून। ठीक है, इस कैलकुलेशन का रूल क्या है? इस कैलकुलेशन का क्या रूल है कि पिछले साल इसी 3 महीने का सेल्स है। पिछले साल मतलब आग लगा 2002 में, पिछला साल कौन सा है? 2001। 2001 का अप्रैल, 2001 का मई और 2001 का, यही 3 महीने का क्वेश्चन खोजिए। खोजिए क्वेश्चन, खोजिए, दिखाओ थोड़ा अंदर मालूम पड़े। ये हुआ क्या? लेकिन क्वेश्चन से समझ नहीं बनेगा, बार बार सिखा रहे हैं हम कॉन्सेप्ट। आप क्वेश्चन से समझ नहीं बनाना है हमको किससे बनाना है? कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को लेना है। हमको जो चाहिए उसको क्वेश्चन में खोजिए। ठीक है, बड़े सीधा तरीका से मत बनाइए सम्स, आप सम्स नहीं बना पाइए। बना पाएगा मतलब क्लास में समझ में आएगा, कुछ भी लिखेंगे तो गर्दन तो हिला ही देगा ना, लेकिन खुद से करने बैठिएगा फिर इसी की तरह कंप्लेन करिएगा, क्लास में सब समझ में आता है, घर जाते हैं सब गायब हो जाता है। आइए, क्या लेंगे बताओ तो? टर्नओवर ऑफ corresponding claim period during last year। देख, आप लोग के लिए बता देते कैसे। इसका मतलब हम लोग को अप्रैल 01 से लेकर जून 01 का सेल्स चाहिए। जून 01 का सेल्स चाहिए, अप्रैल मई जून। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? कितना बताओ? 10 लाख। अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं है कुछ? अपवर्ड होता तो ऐड करते, डाउनवर्ड होता तो दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, उसको भूल जाइए। अब क्या करेंगे बताओ? इसमें से क्या लेस करेंगे? मतलब देखो स्क्रीन में देखो, अब हमको सेल्स इसमें लेस करना है। यही अप्रैल, यही मई और यही जून, और उसका ईयर 02 होना चाहिए, तभी तो एक्चुअल होगा ना। खोजिए क्वेश्चन में, वो भी मिल गया क्या? अच्छा, बहुत सही समझ। एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग क्लेम पीरियड। देख, इसमें क्या लेंगे? इसमें लेंगे अप्रैल 02 से लेकर जून 02। दिया हुआ सब क्वेश्चन में 72। इसका नाम क्या रखेंगे बताओ तो? शॉर्ट सेल्स। बताओ सर 1000840। 1000। 100 ठीक है, बताइए। जीपी लॉस कैसे निकालेंगे? जीपी लॉस कैसे निकालेंगे? शॉर्ट सेल्स लेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? अग्रीड जीपी रेट से। आपका शॉर्ट सेल क्या है बताइए? 10,08,000 एंड जीपी का रेट है आपका 30%।
30,024. 30,2400. 302400 3,02,400। देख लीजिए, यहाँ तो कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं? ठीक है, अगला स्टेप क्या बता तो अब क्या करेंगे हम लोग? ये मेरा क्या था, पॉइंट में सी था ना मेरा ये, अब डी करेंगे ना। डी में क्या निकालना हमको? क्लेम फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। अच्छा, ये वाला कैलकुलेशन करने के लिए ये कैलकुलेशन तभी होगा जब क्वेश्चन के अंदर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग बोल के इंफॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन में खोजो इंफॉर्मेशन है या नहीं है, क्या नहीं है, लिखा है एडिशनल एक्सपेंसेस, उसी को इंक्रीज कॉस्ट, उसका उसी भाषा का दूसरा नाम है ना। इसका इंक्रीज कॉस्ट हम लोग के पास है, ऐसे ही निकालते हैं। कैसे इंक्रीज कॉस्ट होने से ये कैसे निकालेंगे? लोड ऑफ अमाउंट रुपीज का कॉलम कर लीजिए। फर्स्ट कैलकुलेशन क्या हम लोग का? नंबर 1 प्रोपोर्शनेट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ये कैसे निकालेंगे हम लोग? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज और डिवाइड करेंगे एनपी प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेज। उसके नीचे बॉक्स ब्रैकेट खोलना। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कितना क्वेश्चन देखो, 60,000 इंटू एनपी कितना क्वेश्चन में खोजो, प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज कितना है क्वेश्चन में, एक ही बार दिया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज एक ही बार लिखा हो, ठीक है, तो कोई बात। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इंश्योरेंस, जितना भी इंश्योर्ड चार्ज था सभी का इंश्योरेंस करवा चुके हैं, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे, एनपी प्लस ऑल इंश्योरेबल सेम फिगर। ऑल इंश्योरेबल का मतलब सेम फिगर। क्यों सेम फिगर? क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है ना कि इंश्योर्ड इतना है, अनइंश्योर्ड इतना, ऐसा कुछ बोला है क्या? इसका मतलब जितना फिक्स, एक ही बार फिक्स कॉस्ट है, तो वही इंश्योर्ड है और वही ऑल इंश्योरेबल है, ठीक है। इसका ऊपर नीचे सेम है। इसका सॉल्व करिएगा कितना निकलेगा, 60,000। फर्स्ट पॉइंट का कैलकुलेशन सेम 60,000, ठीक है। सेकेंड सुनाओ, नहीं सुनाओ तो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है पीछे देखिए तो कोई बता देगा। तब एक पूरा क्लास नोट समझाने में क्या मतलब था, पीछे पलट के सब बता देगा ना ऋषि। तब ऋषि को इतना तंग करने की जरूरत पड़ेगा हमको, बताइए तो। सेकेंड पॉइंट क्या हम लोग का, मैक्सिमम लायबिलिटी नहीं, सेविंग इन लायबिलिटी, सेविंग इन था ना, ऑफ था, ऑफ ही अच्छा लग रहा। मैक्सिमम सेविंग ऑफ लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर, ये कैसे निकालेंगे? रिडक्शन
in turnover avoided through increased cost of working into GP rates. रिडक्शन इन टर्नओवर, ऐसा देख तो इंग्लिश बोलो कुछ लिखा है लोग क्या? इंग्लिश बोल के लिखा है ऐसा क्या? देखो ना क्वेश्चन से लिखा होगा रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज, ऐसा लिखा है? हाँ सर। कहाँ लिखा हुआ है? लास्ट में क्या लिखा हुआ है? सेविंग स्टैंडिंग चार्ज बिकॉज ऑफ हायर। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्ज ऐसा लिखा होना चाहिए, रिडक्शन इन टर्नओवर ऐसा लिखा होना चाहिए। कहाँ लिखा हो 60,000? एडिशनल एक्सपेंस है वो, सर नहीं है ना? नहीं है सर। अच्छा, ये 60,000 जो खर्चा किए थे, ये देखो ये 60,000 खर्चा किए थे, क्यों किए थे? एडिशनल कंपनी का एडिशनल खर्चा किया 60,000 क्यों किया? ताकि कंपनी का क्या हो जाए, कंपनी का एक्चुअल सेल कुछ हो पाए, एक्चुअल सेल कुछ हो पाए। क्वेश्चन में रिडक्शन इन टर्नओवर नहीं दिया रहेगा, इसका मतलब ये होता है ये जो एक्चुअल सेल दिख रहा है आपको, ये जो ऊपर एक्चुअल सेल्स है, ठीक है 72,000, ये ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग है। मतलब आपका तो आग लग चुका है ना, आपका तो फैक्ट्री जल चुका है, ठीक है। अब आप एक्स्ट्रा खर्चा किए 60,000 रुपया, एक्स्ट्रा खर्चा करने का एक्स्ट्रा खर्चा इसलिए हुआ ताकि आपका एक्चुअल सेल हो पाए। अब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये जो एक्चुअल सेल है ये ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ठीक है। नीचे हम 12,000 क्यों लिखेंगे, पूरा लेंगे 72,000, नीचे हम लिख दे रहे हैं, आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा, यहाँ नोट में लिख दे रहा, बाद में दिक्कत नहीं होगा। रिडक्शन इन टर्नओवर यदि क्वेश्चन में ना हो तो एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग क्लेम पीरियड ही लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, अक्सर नहीं दिया रहेगा तो जो एक्चुअल सेल है वो ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग है, ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग है, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको। सर 21,600 नीचे वाला 21,600 नहीं सर, वो वाला नहीं, ये ना बोले नहीं सर सेकंड वाला बोले, उसका 60,000 है। वो तो हो चुका है, 60 यहाँ लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट मेरा 60 लिखा हुआ है, ये सेकेंड पॉइंट है मेरा 21,600 ना, एंड थर्ड क्या था हम लोग का, एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कितना है बताओ तो, 60,000। तीनों में छोटा कौन सा है, 21,600। Therefore, claim for increased cost of working कितना होगा, 21,600, 21,600। कहां तक पहुंचे हम लोग, नंबर डी तक ना। नंबर ई क्या निकलेगा बताओ तो, अब निकालेंगे टोटल क्लेम, कैलकुलेशन फॉर टोटल क्लेम
टोटल क्लेम में कितना बात लेंगे हम लोग, कितना क्लेम लेंगे हम लोग? दो क्लेम ना। क्लेम फॉर जीपी लॉस्ट, देख के बताओ जीपी लॉस का क्लेम कितना है मेरा? 3,02,400 निकाले हैं स्टेप सी में। एंड क्लेम फॉर increased claim for increased cost of working। क्लेम फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कितना हो बताओ तो ऐड करके? 3,24,000। इसे लेस करना, ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में, जैसे हम नोट्स में लिखे ना, सेविंग से इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। कितना का सेविंग्स है? 30,000 का सेविंग्स है। इसका मतलब टोटल क्लेम कितना लेंगे हम? 2,94,000 का टोटल क्लेम। सबका हुआ। अब क्या चाहिए हम लोग को? अब हम लोग को चाहिए सम इंश्योरेबल, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का होना चाहिए। नंबर एफ, नंबर एफ, कैलकुलेशन फॉर सम इंश्योरेबल। ये आप कैसे निकालिएगा सम इंश्योरेबल? टर्नओवर ऑफ preceding 12 months just immediately 5। आग कब लगा बताओ तो? आग लगा 31 मार्च को। इसका मतलब एक क्वेश्चन के अंदर एक सेल ऐसा लिखा होगा, देखना एक सेल ऐसा लिखा होगा 1 अप्रैल 01 से लेकर जिस डेट को आग लगा 31 मार्च 02, और ठीक 12 महीना पहले जिस डेट को आग लगा उसके ठीक 12 महीने पहले का एक सेल्स क्वेश्चन में होगा। ठीक है क्या? ठीक है 48 लाख। अपवर्ड होने से ऐड करते हैं, डाउनवर्ड होने से लेस करते हैं। इसका मतलब इसे में रह जाएगा ना, यही हो गया एडजस्टेड। इसको लिख सकते हैं आप एडजस्टेड टर्नओवर। क्या लिख सकते हैं इसका नाम? एडजस्टेड टर्नओवर। सेम। अच्छा, सम इंश्योरेबल चाहिए हमको ना,
क्या चाहिए हमको? सम इंश्योरेबल। ये कैसे निकालेंगे? ये एडजस्टेड टर्नओवर लेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जीपी रेट से। बताओ 14 लाख 40,000। क्वेश्चन आता सर। ठीक है, आई कैलकुलेशन फॉर अमाउंट ऑफ क्लेम। तो सम इंश्योर्ड कितना होगा? कितना है सम इंश्योर्ड? क्वेश्चन दिया हुआ क्या? $12,60,000। सम इंश्योरेबल 14,40,000। सम इंश्योर्ड छोटा है क्या? क्या अप्लाई होगा? बाय अप्लाइंग एवरेज क्लॉज। अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकालेंगे? सम इंश्योर्ड बाय सम। हाँ, कसम से टोटल क्लेम इनटू। हाँ, ऐसे हमको बोका बनाएगा चला। सर नहीं सर, समझे ना? टोटल क्लेम कितने का है? 2,94,000। सम इंश्योर्ड कितने का है? बाई 4 लाख। सॉल्व करिए। 2,57,250। 2 मिनट टाइम दिए तो गो थ्रू करिए सर। किसी बच्चे को किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो बेहतर पूछिए। सर एग्जाम में इतना बड़ा सम कर रहा है तो घर के लिए हम क्यों पढ़ाएंगे बताइए? हाँ सर करते करते टाइम बना हुआ है सर।
क्या टाइम खत्म होगा? सर बोल रहे मेरे को आधा घंटा तो सब समझने में ही लग जाएगा। सर बोल रहा 1 घंटा का पेपर है 45 मिनट तो कम ही करने 1 घंटा पेपर है? कहाँ से घंटा पढ़ ये तो बोल रहे हैं ये बाहर से बैठा है। सर 40 मिनट पेपर होता है? सर एमसीक्यू पेपर है ना सर। हाँ, आपका अकाउंट एमसीक्यू होता है? जो जनरल पेपर वो एमसीक्यू है। वो सर नहीं तो फॉर्म और इकोनॉमिक्स एमसीक्यू रहेगा ना सर, कंफ्यूजन हो गया था। 3 घंटा का पेपर है, आपको इतना टाइम ये लगेगा कि हम समझ कर पाएंगे 3 घंटा, देखिए तो करिएगा ना। तो बच्चा लोग इसीलिए बच्चा लोग नोट्स याद करता है, प्रैक्टिस करता है। क्यों करता है? ताकि सम्स देखता रहेगा और फटाफट उसका हाथ चलता रहेगा। वो एक पॉइंट करेगा, सोचेगा अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, तो कहानी खत्म है। 31 क्वेश्चन नंबर 31 The premises of a company were partly destroyed by fire on 1st March 02, as a result of which the business was disorganized from 1st March to 31st July. आग लगा कब? आग लगा है 1st मार्च को। अब बिजनेस कब तक बंद रहा? बिजनेस बंद रहा 31 जुलाई तक। ठीक है, बिजनेस कब तक बंद रहा? 31 जुलाई तक बंद रहा। इसका मतलब 1 मार्च से लेकर 31 जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितना महीने का टाइम रहा? 5 महीने का। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिसलोकेशन पीरियड। अकाउंट्स में क्लोज ऑन 31 दिसंबर। अकाउंट्स कब बंद होता है? 31 दिसंबर ईच ईयर। एंड द कंपनी इज इंश्योर्ड अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी 75,000 रुपए का, एंड द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी 6 मंथ्स। मतलब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया 7,50,000 का, और इंश्योरेंस पॉलिसी में जो टाइम पीरियड लिखा रहता है तो लिखा हुआ 6 महीने का। इसका मतलब डिसलोकेशन पीरियड 5 महीने का, इंडेमनिटी पीरियड 6 महीने का, जो क्लेम पीरियड होगा लोड ऑफ द टू मतलब 5 मंथ का। ठीक है, ये 5 मंथ कहाँ से कहाँ तक होगा? ये 5 मंथ होगा अप्रैल से लेकर मार्च से लेकर जुलाई तक, मार्च से लेकर जुलाई तक। ठीक है, आई पॉइंट नंबर 8, कैलकुलेशन फॉर क्लेम पीरियड। ठीक है, आप उसके नीचे लिखते बीइंग लोड ऑफ क्लेम पीरियड क्या होगा? नंबर 1, इंडेमनिटी पीरियड कितने मंथ का? इंडेमनिटी 6 मंथ का। नंबर 2, डिसलोकेशन पीरियड कितना मंथ का बताइए? 5 मंथ का। therefore claim period 5 मंथ। एकदम क्लियर सबका? नंबर बी, सेकेंड कैलकुलेशन में क्या चाहिए हमको? कैलकुलेशन फॉर agreed GP rates। इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? जीपी रेट ऑफ लास्ट ईयर। अग्रीड जीपी रेट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको सबसे पहले चाहिए पिछले साल का जीपी रेट ना। पिछले साल जीपी रेट कैसे निकालते? क्या फॉर्मूला है?
NP plus insured standing charges by turnover of last year into 100. क्वेश्चन खोजो। 2,40,000 प्लस 48,000। क्वेश्चन में खोजो एनपी कितना है? एनपी है 2,40,000। क्वेश्चन नेट प्रॉफिट आपका 2,40,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना बताइए? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज 4,80,000। ठीक है। बाय टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर 40 लाख इंटू 100 भी है क्या? हाँ सर। अच्छा निकालिए। 18%। 18%। सब बच्चे लोग यहाँ तक पहुँचिए और मेरा इंतजार करिए। पहुँचिए यहाँ तक। पहुंचे सब बच्चे लोग? सुजल रेडी? क्वेश्चन देखो नीचे क्या लिखा हुआ है। Owing to reasonable acceptable to the insurer, the special circumstances clause stipulates for number A increase of turnover by 10%. टर्नओवर कितना परसेंट बढ़ेगा? टर्नओवर 10% बढ़ेगा। ये सेल्स के लिए है। 1B इंक्रीज ऑफ जीपी बाय 2%। जीपी कितना परसेंट बढ़ेगा? ये जीपी के लिए है। जब ऐसा लिखा रहेगा तब निकालना। एग्रीड जीपी कैसे निकालेंगे? 18% तो था ही, कितना बढ़ने का चांस है? तो कितना हो जाएगा? 18 + 2 ठीक है। अब क्या निकाल चाहिए हम लोग को? अब हम लोग चाहिए सोर्सेस नंबर सी। कैलकुलेशन फॉर सोर्सेस। Calculation for sources and GP lost. राइट हैंड में क्या करेंगे? अमाउंट रुपीज का क्या रूल है? 5 महीने का जो क्लेम पीरियड है, 5 महीना कौन कौन सा मंथ है? अर्स मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। आप कब लगा है? 2002 में 2000। अब हमको जब निकालना पड़ेगा शॉर्ट सेल, इसी 5 महीने का सेल कब कर लेंगे? इसी 5 महीने का सेल कब कर लेंगे? पिछले साल का। अच्छा कोई नहीं बताएगा, बता तो देख कि मोहित कितना है? 20 लाख सर। राइट साइड का एकदम ये अपवर्ड वाला वो कॉलम सर। 20 लाख दिया हुआ है। हाँ सर। अच्छा क्या लिखा हुआ? टर्नओवर ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर 20 लाख। एकदम सही बता। और सर वहाँ पे 10% इंक्रीज बाप उतना ज्यादा बताएगा हम घबरा जाएंगे। टर्नओवर
of corresponding claim periods during last year. ठीक है, ये लास्ट से मतलब कब से कब तक लेंगे? 1 मार्च 01 से लेकर 31/7/01। कितना बताओ तो? 20 लाख। उसमें क्या करेंगे? एट अपवर्ड ट्रेंड इन सेल्स कितना परसेंट है? 10%। ब्रैकेट दिखाना पड़ेगा क्या? हाँ सर। ऐसे दिखा हुआ देखिए, 20 लाख इंटू 10%, एकदम बोका लोग पढ़ेगा, ठीक है, तब चैंपियन बन जाएगा। और ज्यादा उड़ उड़ के पढ़ेगा ना तो कहीं टकराएगा, नीचे गिर जाएगा। कितना बता तो? 22 लाख। ये सेल्स होना चाहिए था, ये सेल्स होना चाहिए था। इससे क्या लेस करेंगे? एक्चुअल सेल ड्यूरिंग क्लेम पीरियड। अब हमको इसी 5 महीने का सेल चाहिए और उसका ईयर क्या होना चाहिए? 0। खोजिए क्वेश्चन में, 8 लाख क्वेश्चन खोजिए। 8 लाख। एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग क्लेम पीरियड। सबको समझ में आया? 8 लाख क्या? ठीक, बता ले सर, बता। सर 14 लाख। 14 ऐसे बोलेगा अकाउंट्स का बच्चा लोग। 14 लाख शॉर्ट सेल्स, ठीक है। जीपी लॉस्ट कैसे निकालेंगे? जीपी लॉस्ट, ये 14 लाख जो है, ये 14 लाख जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20% से। कितना निकलेगा? 16,80,000। यहाँ तक रुको, पहुंचो, सब रुको। $2,80,000 पहुंचा सब? हाँ सर। पहुंचे सब? अब देखिए अगला स्टेप होगा कि नहीं, अगला स्टेप होगा कि नहीं, किस बात पर डिपेंड करता है? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग क्वेश्चन में है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है कि नहीं? है? दिखा आप लोग क्या? अच्छा, कहाँ लिखा हुआ? हमको दिख नहीं रहा। अच्छा, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग लिखा हुआ 1,50,000 है। इसका मतलब उसके लिए भी क्लेम निकालेंगे। उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? 3 ऑप्शन निकालना पड़ेगा आपको। 3 में सबसे छोटा है वो आएगा। हेडिंग करिए। नंबर डी, कैलकुलेशन फॉर क्लेम फॉर increase cost of working। ठीक है, कैसे निकालते हैं? being load of the 3 बात हम आपको बताने वाले हैं। 3 में जो सबसे छोटा रहेगा उसको कंसीडर करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था? प्रोपोर्शनेट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। प्रोपोर्शनेट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ये कैसे निकालते हैं? ये इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग लेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एनपी प्लस
इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाय एनपी प्लस ऑल इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्ज। सबका लिखना हो जाए बताना हमको, हाँ सबका हो जाए तो बताना। सबका हो गया? किसी को डाउट? क्लियर है क्या? अच्छा, इंक्रीज कॉस्ट वर्किंग कितना लिखा हुआ क्वेश्चन बताओ तो? 1,50,000 प्लस सॉरी इनटू है। एनपी कितना लिखा हुआ था? 2,40,000। अच्छा, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज कितना लिखा हुआ है? सबके बैठ में है। अच्छा अच्छा, नीचे क्या लिखेंगे? एनपी कितना बताओ? 2,40,000 प्लस क्या लिखेंगे? ऑल इंश्योरेबल। ऑल इंश्योरेबल का मीनिंग आता है आप लोगों को? क्या होता है मीनिंग? मतलब इंश्योर्ड भी उसमें लेंगे और अनइंश्योर्ड भी लेंगे। तो क्वेश्चन बताएगा हम बताएंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन खोजिए अनइंश्योर्ड। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट। बाकी क्वेश्चन से देखिए और उतारिए। मतलब 4,80,000 जो आपका इंश्योर्ड है, 4,80,000 आपका इंश्योर्ड है और अनइंश्योर्ड क्वेश्चन खो जाओ दिया हो 80,000 ऐड कर दो ना, एकदम चकाचक है। सॉल्व करो 1,35,000 निकलेगा, देख लेना। आमा निकालो, देख ले। नहीं देख लेना, हमारे भाई बोल दी। 1,30,000 खुद से कैलकुलेटर चलाओ। हाँ सर, 1,35,000 तब सीख पाएगा। लाया कैलकुलेटर? सबका हुआ? हाँ हाँ, पप्पा का बहुत पैसा हो गया ना, तुम एप्पल का निकाले तो क्या करेगा? ठीक है, ये क्या पढ़ लेगा? पढ़ाई में लग गया था। हाँ, नहीं पढ़ा आने खत्म, कहीं का नहीं रहेगा। वो सब आप किसी का मजाक उड़ मत उड़ाएगा। वो सब काम मेरा है। वो सब काम वो टीचर लोग ना सब काम करेगा, भाई बच्चों का रास्ता पे आएगा। ठीक है, अब वो काम आप करने लगी है तब तो। सेकेंड स्टेप में क्या चाहिए हमको? मैक्सिमम सेविंग ऑफ लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर। ये कैसे निकालते हैं? ये कैसे निकालते हैं? क्या चाहिए हमको? रिडक्शन लिखेगा, समझाएगा मत, पूरा लिखेगा। जब बोलते हो रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, जो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर 8 लाख को 20% इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अग्रीड जीपी से। अब रिडक्शन टर्नओवर होना चाहिए। क्वेश्चन खोजो, वेदांत खोज। 4 लाख नहीं जब दिया रहेगा वेदांत, तब वो 8 लाख को यूज करेंगे। ठीक है, हम इससे पहले ही बात बोले ना कि क्वेश्चन के अंदर रिडक्शन ऐसे इंग्लिश लिख कर लिख दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तब किसको यूज करेंगे? एक्चुअल सेल को ही पकड़ेंगे। और यहाँ दिया हुआ है कितना? 80,000 4 लाख का 20%।
80,000. एंड थर्ड क्लॉज क्या है? Actual increase cost of working. Actual increased cost of working. कितना बताओ? सर 1,35,000. 1,35,000. क्या एक्चुअल फिगर कितना है? 1,50,000 है ना? 1.5 लाख. Therefore क्लेम कितना होगा बताओ तो? 80,000. क्लेम इक्वल्स टू तीनों में छोटा है कितना है? Increase cost of working. अब क्या निकालेंगे? सर कैलकुलेशन नंबर ई. Calculation for total claim. For total claim कैसे निकालेंगे? Claim for GP lost. कितना GP lost? सर 2,80,000. And claim for increased cost of working. চলে এসো. কেমন আছো? 80,000 sir. পড়াশোনা করছো? লাইভে দেখি না তুমি পরে করো না. না না স্যার আমার তো সবসময় সাইনিং থাকে না, ফোনটা খারাপ হয়ে গেছে তো মাঝে মাঝে ল্যাপটপ দিয়ে করতে হয়, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা. স্যার আরেকটা নাম্বার অ্যাড করে দেবেন? পাঠিয়ে দিও করে দেবো, ঠিক আছে? আচ্ছা এর আগে বিপু স্যার কিছু দিয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার 600 রুপিস দিয়েছিলেন স্যার, 100 রুপিস বইয়ের জন্য দিয়েছিলেন স্যার, ওটা ডাইরেক্ট ফিজে অ্যাডজাস্ট করে দিলাম। আমি বইয়ের জন্য স্যার বইয়ের জন্য 100 রুপিস দিয়েছিলাম আর 500 রুপিস এমনি ফিজ দিয়েছিলাম। 600 রুপিস দিয়েছিল? হ্যাঁ 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 ওটা হচ্ছে 600 প্লাস 1 করে হ্যাঁ, দেবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর সুবিধা পাঠাবো। ঠিক আছে স্যার, বইয়ের জন্য আমি পরে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ পাঠাবো বন্ধ হয়ে যাবে। क्लेम फॉर हाँ कितना टोटल? सर 3,60,000. इसे लेस करो. 30,000. सेविंग बोलना हटाएगा. और ये शंभू वो विपुल सर का रजिस्टर ले लिया वो कागज. क्लेम फॉर सेविंग इन insured स्टैंडिंग चार्जेस कितना बताओ तो? 30,000. 3,30,000 3,30,000 टोटल फ्री है सर. ये क्या निकला बताओ तो? टोटल अनुष्का नाम कोई अनुष्का नाम पाँच सौ पे फोन हजार
ये सब ठीक है। क्लेम फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कितना हो गया? 3 लाख। आइए अब क्या निकालेंगे? क्लेम नहीं, क्लेम पॉइंट नंबर कितना चलेगा? F। कैलकुलेशन फॉर सम इंश्योरेबल बागनगढ़। आइए ये कैसे निकालेंगे बता दो? सर टर्नओवर टर्नओवर मतलब प्रीसीडिंग और प्रीसीडिंग 12 months ना, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर फायर, जस्ट इमीडिएटली फायर। आप कब लगा बताओ तो? 1 मार्च को। 2002 कब लगा? 1 मार्च 0। इसका एक इंफॉर्मेशन ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, 1 मार्च 01 से लेकर 28 फरवरी 02 तक का एक्सेल्स होना चाहिए। यस सर, हाँ सर, है 44 लाख का है क्या? Yes. तभी ना 12 महीने का होगा। 44 4 लाख। लाख। At upward trends, upward trends in turnover कितना परसेंट है? 10% ना? कितना हो गया? 48 लाख 40,000। ठीक है। तो सम इंश्योरेबल कैसे निकालेंगे? ये 48 लाख 40,000 का कितना परसेंट है? 20%, 96,000, 9,68,000। 9,68,000 क्या? हाँ। पहुंचे यहाँ तक सब? पहुंच गया। F के बाद क्या होता है बता तो? Calculation for amount of claim. कैलकुलेशन फॉर अमाउंट ऑफ क्लेम। तो सम इंश्योर्ड क्वेश्चन होगा, देखो 7,50,000। 7,50,000। सम इंश्योरेबल 9,68,000। क्या अप्लाई होगा क्या कुछ? बाय अप्लाइंग एवरेज क्लॉज अमाउंट ऑफ क्लेम क्या होगा? 3,30,000। क्या होगा? टोटल क्लेम इनटू Sum insured। सम इंश्योर्ड बाय 3,30,000। टोटल क्लेम कितना है? 3,30,000। सम इंश्योर्ड कितना है? 7,50,000। 7 लाख। 7 लाख। 7,50,000। 9,68,000। 2,56,680. 2,55,680। सर एक चीज पूछना
हाँ 6 लाख। सर ये जो स्टेप 4 में सर वो जो ये दूसरा वाला फंड देखिए सर क्या है बोलिए ना, सवाल सर करें। मैक्सिमम सेविंग ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंश्योरर, हाँ। हाँ तो उसमें सर आप ये 4 लाख और 8 वो तो रिडक्शन टर्नओवर दिया ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है रिडक्शन इन टर्नओवर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए 4 लाख ही लिए, नहीं दिया रहता तब 8 लाख लेते। क्वेश्चन में जो रिडक्शन इन टर्नओवर दिया रहेगा तब क्वेश्चन में जो दिया है उसको लेना है, नहीं दिया रहेगा तब ना हम बोले थे नहीं दिया रहे। मान नोट्स में देखो लिखा ले दिया रहे, देखो लिखा यदि नहीं दिया रहे UIADDI लिखा होगा, देखो नहीं दिया रहे तो वही हम लोग क्या लेंगे, एक्चुअल वाले को ही लेंगे, ठीक है बात। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया होगा, बहुत तकलीफ का बात है। आइए होमवर्क करिए, और अगला हफ्ता पूरा आप लोगों का छुट्टी है, आप लोग पूजा वूजा घूम लीजिए, साल भर के बाद माँ आई है, ठीक है। 37 36 जब बच्चा समझ है एक मैंने आपको क्लास में समझ में आया होगा, ये सब उड़ा दीजिएगा पुस्तक। 35 कितना क्वेश्चन दिए? 3। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे 18th को, 18th अक्टूबर, मतलब अगला हफ्ता पूरा छुट्टी है, ठीक है। और उधर 17th को संडे है, 17th क्लास नहीं है आपका, 18th को मिलेंगे, ठीक है। आइए सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा, घूमिए फिरिए तो मिलेंगे।